तो हम लोग कर रहे थे मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ओके, नाउ एट द टाइम ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस व्हाट विल हैपन? अगर आपको याद होगा ओव्यूल का जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने बताया था कि जो मास होता है, बॉडी जो होता है ओव्यूल का, दैट इज फाउंड इन स्पोरोफिलिक टिश्यू, दैट इज न्यूसेलस। सो सेल ऑफ न्यूसेलस which is located towards micropylar end becomes large in size. It will become large in size with dense cytoplasm and large size nucleus. Okay, and this will act as megaspore मदर सेल। स्पोरोफिटिक है तो डिप्लॉयड होगा, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होगा? इसके चारों तरफ न्यूसेलस के सेल होंगे। ठीक है, दिस इज न्यूसेलस। ठीक है, अब ये जो एंड है, ये हमारा एंड कौन सा है? ये एंड है हमारा माइक्रोपाइलर एंड। और ये दूसरा एंड कौन सा है हमारा? ये है हमारा चलोसेल एंड। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? नाउ दिस मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस। इट विल अंडरगो मियोसिस। तो मियोसिस अगर आपको याद होगा तो मियोसिस दो स्टेप में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। पहले डायड बनेगा, उसके बाद मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। तो सबसे पहले क्या होगा? इट विल अंडरगो मियोसिस 1 टू फॉर्म मेगास्पोर डायड। ओके, डायड मींस 2 सेल्स। ठीक है, और इसके चारों तरफ वही न्यूसेलस के सेल रहेंगे। ठीक है, नाउ इट विल अंडरगो मियोसिस 2 ठीक है, टू फॉर्म मेगास्पोर टेट्राड। मियोसिस हो गया तो सेल क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है और ये हमारा चलोसेल एंड है। ठीक है, त्रिणम megasporogenesis. It is production of megaspore from megaspore mother cell. It is production of megaspore from megaspore mother cell. At the time of megasporogenesis, cell of nucellus which is located towards micropylar end,
becomes large in size, and densely cytoplasmic, becomes large in size and densely cytoplasmic, and acts as megaspore mother cell and acts as megaspore mother cell. This megaspore mother cell undergoes meiosis to form megaspore tetrad, ठीक है, जल्दी से इसको बना लीजिए ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक ना। ये जो डेवलपमेंट होता है फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का, इसको ब्रॉडली हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेगास्पोर न्यूक्लियस इन्वॉल्व। अगर 1 मेगास्पोर न्यूक्लियस इन्वॉल्व है तो हम कहते हैं इसको मोनोस्पोरिक। अगर 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस इन्वॉल्व है तो हम कहते हैं बाइस्पोरिक, और अगर चारों इन्वॉल्व है तो हम इसको कहते हैं टेट्रास्पोरिक। हमें पढ़ना सिर्फ मोनोस्पोरिक है जो सबसे कॉमन टाइप है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट is divided into different types. On the basis of number of megaspore nucleus involved, ठीक है। हमें पढ़ना सिर्फ मोनोस्पोरिक है, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक का मैं एग्जांपल बता दूंगा, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वहां अगर थोड़ा बहुत भी एक्सेप्शन होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट राइट ऑन जो हमें पढ़ना है मेनली, दैट इज मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट और पॉलीगोनम टाइप। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट और पॉलीगोनम टाइप। अब देखो इसको थोड़ा समझ लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। हमें आपको अभी बताया कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। दिस इज योर मेगास्पोर टेट्राड। ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है और ये आपका चैलोज़ल एंड है ना। हम इसको मोनोस्पोरिक इसलिए कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक मेगास्पोर इसमें इन्वॉल्व होगा। पॉलीगोनम टाइप इसलिए कहते हैं कि पहली बार इसको पॉलीगोनम से रिपोर्ट किया गया था, एक प्लांट है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पॉलीगोनम टाइप, ओके। नाउ इन दिस व्हाट हैपेंस, out of these 4 megaspore, 3 will degenerate and only one which is located towards chalozyl end remains functional, ठीक है। So this is your
फंक्शनल मेगास्पोर। कौन सा वाला फंक्शनल रहेगा? जो चालाजल एंड पे लोकेटेड है। अब यहां दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाई द वन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द चालाजल एंड रिमेन्स फंक्शनल व्हेयरएज रेस्ट डीजेनरेट। आपके लेवल से बाहर की चीज पर समझने के लिए आपको बता दे रहा हूं। होता क्या है, जो वास्कुलर सप्लाई है, मतलब जाइलम और फ्लोएम का कनेक्ट, जो खाना और पानी मिलता है, वो चालाजल एंड की तरफ से एंटर करता है। इधर से एंटर करेगा तो ये जो बाकी तीन है ना, इसका सप्लाई कट हो जाता है। यहाँ पे वॉल बन जाएगा जो कि इन तीनों का खाना पानी बंद कर देगा, लेकिन चौथे वाले को मिलता रहेगा। तो तीनों डीजनरेट कर जाएंगे और एक सिर्फ एक फंक्शनल रहेगा। ठीक है, that's why only one which is located towards the chalazal end remain functional. Now what will happen? This functional megaspore will undergo, this functional megaspore will undergo 3 successive free nuclear mitotic division. 3 successive free nuclear, ठीक है, 3 successive free nuclear mitotic division। मतलब क्या है कि इसमें डिवीजन होगा न्यूक्लियस का, दैट इज कैरियोकाइनेसिस विल टेक प्लेस, बट दैट कैरियोकाइनेसिस विल नॉट बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। तो पहला हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गया, पहला माइटोसिस हुआ। फिर दूसरा माइटोसिस होगा, 4 न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा माइटोसिस होगा एंड दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। समझ में आई ये पॉइंट कि 3 माइटोसिस होगा जो कि फ्री न्यूक्लियर होगा। फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या है कि कैरियोकाइनेसिस, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन, इज नॉट फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, तो आपके पास 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, नाउ दिस 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विल ऑर्गेनाइज इटसेल्फ, अपने आप को ही ऑर्गेनाइज करेगा। कैसे ऑर्गेनाइज करेगा देखो। ठीक है, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, ये चालाजल एंड है। ठीक है, अब क्या होगा, जो ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 4 न्यूक्लियस है, ठीक है, उनमें से 3 न्यूक्लियस जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज करके एग एपरेटस बनाएंगे। ठीक है, out of these 4 nucleus which is located towards the micropylar end will organize itself to form egg apparatus। अब ये egg apparatus क्या है देखो। ओके, 3 सेल बना, ये जो 2 सेल है, ठीक है, ये दोनों बन गया सिनर्जिड। These 2 are सिनर्जिड। ठीक है, ये जो एक सेल है, दिस इज रिफर्ड एज एग सेल। अब 3 तो यूटिलाइज हो गया माइक्रोपाइलर एंड का, एक न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे जो 4 न्यूक्लियस है उसमें से एक न्यूक्लियस सेंटर पे आ जाएगा। इन दोनों को हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियर। ये 2 सेंटर में न्यूक्लियस है। नीचे जो 3 सेल हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे एंड दे विल फॉर्म एंटीपोडल सेल। दे विल फॉर्म एंटीपोडल सेल। अब ये जो सेंटर का सेल बच गया, ये लार्जेस्ट सेल है,
एम्ब्रियो सैक का, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल। दिस इज नोन एज सेंट्रल सेल। अब ये जो देख रहे हो ऐसे अगर प्रोजेक्शन है सिनर्जिड में, दिस इज नोन एज फिलीफॉर्म apparatus. We call it filiform apparatus. ठीक है ना। ये दोनों जो है सिनर्जिड और एग सेल, इन्हीं को साथ में हम लोग क्या कहते हैं, एग apparatus। ठीक है, तो अब देखो कितने सेल हो गए, 3 यहां 3 यहां 6, बीच में एक 7, 7 सेल हो गया। लेकिन न्यूक्लियस कितना, 3 3 6 और ये 2 8। दैट मीन्स दिस फीमेल गेमेटोफाइट इज 7 celled and 8 nucleated, and this is mature female gametophyte or embryo sac। समझ में आई? मैं फिर से एक बार क्विकली समझा देता हूं। देखो मैंने क्या कहा कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, जिसको हम लोग पॉलीगोनम टाइप भी कहते हैं, ठीक है, ये सबसे कॉमन टाइप है। इसमें क्या होता है, आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, 3 will degenerate and 1 which is located towards the chala cell remains functional। इसलिए होता है कि बाकी का खाना पानी बंद हो जाता है। Now this functional megaspore will undergo 3 successive free nuclear mitotic division। 3 successive free nuclear mitotic division का मतलब क्या है, karyokinesis which is not followed by cytokinesis, that results in formation of 8 nucleated structure। This 8 nucleated structure organizes itself to form 7-celled 8 nucleated structure, that is 3-celled egg apparatus consists of 2 synergids and 1 egg cell, a large central cell with 2 polar nuclei and 3 antipodal cells। ठीक है, this synergid and egg cell together referred as egg apparatus। क्लियर है? समझ में आया सबको? समझ में आया भाई लोग? चलिए ओके, लिख लीजिए फिर इसको बना लीजिएगा। राइट ऑन, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट और पॉलीगोनम टाइप। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ embryo sac development। This is most common type of embryo sac development। In this, out of the 4 megaspore produced, 3 degenerates, 3 degenerates and only 1 remains functional, which is located towards the chalazal end, This functional megaspore undergoes 3 successive free nuclear mitotic division, which results in formation of 8 nucleated structure, this 8 nucleated structure organizes itself
to form seven cell 8 nucleated structure. Seven cell 8 nucleated structure referred as embryo sac or female gametophyte. Referred as embryo sac or female gametophyte. Referred as embryo sac or female gametophyte. ठीक है, इसको बना लीजिए जल्दी से. It is referred as female gametophyte or embryo sac. It is referred as female gametophyte or embryo sac. बन गया सबका? बन गया ना सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं. Next heading is structure of female gametophyte or embryo sac. Next heading is structure of female gametophyte or, या उससे पहले रुक जाओ, उसको काट दो, 1 मिनट रुक जाओ, तो हम सारा कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें आएंगे. ठीक है, उस फीमेल गामेटोफाइट स्ट्रक्चर में बाद में आएंगे. अच्छा, तो मैंने आपको बताया ये जो हमारा टाइप था, दिस इज पॉलीगोनम टाइप. ठीक है, अब जो एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, क्या कहते हैं उसमें, ओइनोथेरा में. ठीक है, एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट इज ओइनोथेरा. अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, आप पढ़ेंगे आगे इवोल्यूशन में, इसको सर आपको पढ़ाएंगे. ओइनोथेरा में जो एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, इट इज मोनोस्पोरिक, बट उसमें 2 ही माइटोसिस होता है, 3 नहीं होता. तो ये 4 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बना. डायग्राम आपको नहीं बनाना, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं. इसमें से 3 एगेपेटस बना लेगा और सिंगल यहाँ पे पोलर न्यूक्लियो एंटीपोडल सेल नहीं होगा. ठीक है, राइट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इन केस ऑफ ओइनोथेरा, इन केस ऑफ ओइनोथेरा, OENOTHER है, OENOTHER. In case of Oinothera, embryo sac development is monosporic. Embryo sac development is monosporic, but functional megaspore undergoes only, functional megaspore undergoes only 2 successive free nuclear mitotic division. ठीक है, 2 successive free nuclear mitotic division. ठीक है, देख लिया. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. बस ये बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि आप जो बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वहीं पे कहीं मिलेगा. एग्जाम में नहीं आता है, ना कभी आया है. ठीक है, आगे भी नहीं मिलेगा बस, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना. नेक्स्ट लिखिए. इन केस ऑफ एंडीमियन, ENDY, sorry, in case of Endymion and Oinothera,
in case of endymion and Oenothera, embryo sac development is bisporic. Embryo sac development is bisporic. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इन केस ऑफ एडोक्सा, ड्रूसा, पेपरोमिया, प्लम्बागो, प्लमजेला, फ्रिटिलिएरिया, etc. Embryo sac development is tetrasporic. Embryo sac development is tetrasporic. सर क्या पूछ रहे हो यार? फिर से पूछो जिसने पूछा था, दिखा नहीं. किसी ने कुछ पूछा था, मुझे दिखा नहीं. फिर से पूछ लो अगर पूछना है तो. क्या है कंडीशन में मोनोस्पोरिक है ना? क्या कंडीशन? समझ में नहीं है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं है. व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके पूछिए ना, क्लास के बाद में बता दूंगा. भैया कॉमनली जो है मोनोस्पोरिक है. 82% में मोनोस्पोरिक है. थोड़ा हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं. कॉमनली इट इज मोनोस्पोरिक. ठीक है, बन गया. लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो सर. क्या लास्ट पॉइंट मैंने बोला? कॉमनली इट इज मतलब मोनोस्पोरिक. ठीक है, ये टेट्रास्पोरिक है सारे एग्जाम्पल. अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ये भी आपसे पूछा जाएगा गाइड्स वगैरह, बुक वगैरह में. एग्जाम में आपके लेवल का नहीं है. देखो, ये दोनों जो प्लांट है, प्लम्बागो और प्लमजेला, यहां पे सिनर्जिड इज एब्सेंट. ठीक है, पेपरोमिया में सिंगल सिनर्जिड होता है. लिख लीजिए, इन प्लम्बागो एंड प्लमजेला, in plumbago and plumjela, synergid is absent. Synergid is absent, whereas in case of peperomia, single synergid is present. Single synergid is present. ठीक है. Read on heading, structure of female gametophyte or embryo sac. Structure of female gametophyte or embryo sac. ठीक है, ये हमारा फीमेल गेमेटोफाइट है. माइक्रोपार्लर एंड पे हमारा एग एपरेटस है. ठीक है, तो राइट ऑन फर्स्ट एग एपरेटस. फर्स्ट राइट ऑन एग एपरेटस. अगर आप एग एपरेटस को देखेंगे तो एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, दैट इज टू सिनर्जिड एंड वन एग सेल. राइट ऑन, इट कंसिस्ट ऑफ टू synergids and one egg cell.
It consists of 2 synergid and 1 egg cell. ठीक है ना। अब देखो, जब आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे, सिनर्जिड को और एग सेल को, तो इसमें एक बड़ा मार्क डिफरेंस होता है। दोनों के स्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। देखो यहां पे जो न्यूक्लियस है इट इज टुवर्ड्स द माइक्रोपालर एंड, और ये जो है वैक्यूल है, वैक्यूल इज टुवर्ड्स द चलाज़ल एंड। यहां पे एग में क्या देख रहे हो, न्यूक्लियस इज टुवर्ड्स द चलाज़ल एंड एंड वैक्यूल इज टुवर्ड्स द माइक्रोपालर एंड। इसका सिग्निफिकेंस फर्टिलाइजेशन में जो हमें पढ़ना नहीं है, बट ये एक बहुत मार्क डिफरेंस होता है दोनों के स्ट्रक्चर में। हम कहते हैं कि सिनर्जिड एंड एग सेल हैव ऑपोजिट पोलैरिटी, दे हैव ऑपोजिट पोलैरिटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इन केस ऑफ सिनर्जिड न्यूक्लियस इज टुवर्ड्स द माइक्रोपालर एंड and vacuole is towards chalaज़al end, whereas in case of egg cell it is opposite. समझ में आया ये पॉइंट? थ्रो डाउन। Polarity of synergid and egg cell, polarity of synergid and egg cell is opposite. Polarity of synergid and egg cell is opposite. That is, in synergid, nucleus is located towards micropolar end, and vacuole is located towards chalaज़al end. Vacuole is located towards chalaज़al end, whereas in case of egg cell it is opposite. Whereas in case of egg cell it is opposite. ठीक है ना। अब हम लोग सिनर्जिड को अलग से पढ़ेंगे। तो राइट डाउन सिनर्जिड। ठीक है, जब आप सिनर्जिड के स्ट्रक्चर को देखोगे तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग टुवर्ड्स द माइक्रोपालर एंड वी हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, and these finger like projection are referred as filiform apparatus. We call it filiform apparatus. इसका काम क्या है? इसका काम बहुत सारा है। पहला, it increases the surface area of absorption. ठीक है। दूसरा, it guides the entry of pollen tube inside the embryo sac. कल मेरे से किसी ने, कल या परसों किसी ने मेरे से डाउट पूछा था, मैंने बताया था कि ओव्यूल में ऑब्ट्यूरेटर होता है जो कि ओव्यूल के अंदर एंट्री गाइड करता है, और फिलीफॉर्म एपैरेटस जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री गाइड करता है। आई थिंक कृतिका ने मेरे से पूछा था, कार्तिका सर, उसने मेरे से पूछा था, है वो क्लास में? याद है आपने पूछा था? ये डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है, कि ऑब्ट्यूरेटर का काम जो है वो है पॉलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करना इनसाइड द ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, और एम्ब्रियो सैक में जो गाइड करेगा वो होता है हमारा फिलीफॉर्म एपैरेटस। समझ में आया? थर्ड डाउन सिनर्जिड में टुवर्ड्स द माइक्रोपालर एंड ऑफ सिनर्जिड, टुवर्ड्स द माइक्रोपालर एंड ऑफ सिनर्जिड, finger like projection is present. Finger like projection is present, known as filiform apparatus, known as filiform apparatus. Which increases the surface area of absorption, which increases the surface area of absorption,
and also guides the entry of pollen tube inside the embryo sac. ठीक है, ये एक सिनर्जिड का काम हो गया, उसके फिलिफॉर्मेटस का दो काम आपको बता दिए। अब देखो इसके अलावा होता क्या है कि जब पॉलन क्या है, स्टिग्मैटिक सरफेस पे लैंड करेगा, फिर पॉलन ट्यूब बनाएगा, फिर स्टाइलर रीजन को पार करेगा, फिर ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा, फिर ओव्यूल से वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगा। तो ये जो मूवमेंट है पॉलन ट्यूब का टूवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक, ये कैसे हो रहा है? अपने आप हो रहा है क्या? ऐसा कुछ तो रीजन होगा जिसके कारण वो पॉलन ट्यूब उधर अट्रैक्ट हो रहा है। वो अट्रैक्ट इसलिए होता है कि दिस सिनर्जिड रिलीजेस केमिकल, it will release chemical and it will direct the growth of pollen tube towards the embryo sac. So there is chemotropic movement, directional movement. और ये डायरेक्शनल मूवमेंट है क्यों? ये डायरेक्शनल मूवमेंट इसलिए है क्योंकि सिनर्जिड जो है वो केमिकल रिलीज कर रहा है, और वो केमिकल किसको अट्रैक्ट कर रहा है? पॉलन ट्यूब को। राइट डाउन, सिनर्जिड रिलीजेस केमिकल, सिनर्जिड releases chemical which directs the growth of pollen tube, towards the embryo sac, ठीक है? लिख लिया? नेक्स्ट, अब देखो अब मान लो ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझ लें। सर प्लीज अगेन बोल दो लास्ट पॉइंट। अब यार मुझे लास्ट याद रहता नहीं। विच डायरेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब देखो ये पॉलन ट्यूब है मान लो, तो पॉलन ट्यूब क्या कैरी करता? मेल गैमेट कैरी करता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे जब फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन का पढ़ेंगे, तो ये हमारा मेल गैमेट है। तो जैसे पॉलन ट्यूब इधर अंदर एंटर करेगा, as soon as pollen tube enters inside the embryo sac, what will happen? One of the synergid will degenerate, मतलब एक synergid जो ब्रेक कर जाए। क्यों ब्रेक करेगा? It will form a platform or seat. It will form platform or seat for इनकमिंग पॉलन डिस्चार्ज। मतलब जो पॉलन ट्यूब रप्चर करके अपना कंटेंट रिलीज करेगा मेल गैमेट और साइटोप्लाज्म, वो उसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा। समझ में आया? थर्ड डाउन, as soon as pollen tube enters inside the embryo sac, one of the synergid degenerates, and it serves as platform or seat, SEAT, platform or seat for incoming pollen discharge.
प्लेटफॉर्म और सीट फॉर इनकमिंग पॉलन डिस्चार्ज। ठीक है ना? तो ये हमारा सिनर्जिड का सारा काम होगा। नेक्स्ट लिखिए एग। तो एग में बहुत डिटेल हमें कुछ ऐसा पढ़ना नहीं है, आपको बता दिया है कि पोलैरिटी अपोजिट होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सेंट्रल सेल। नेक्स्ट इज सेंट्रल सेल। इट इज लार्जेस्ट सेल ऑफ embryo sac. It is largest cell of embryo sac. Which contains two polar nuclei. Which contains two polar nuclei. ठीक है, इसका फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे सेंट्रल सेल का और पोलर न्यूक्लियाई का। नेक्स्ट लिखिए एंटीपोडल सेल। नेक्स्ट इज एंटीपोडल सेल। Located towards Chalazal end. Located towards Chalazal end. Usually its number is 3. Usually its number is 3. And thought to be involved in providing nutrition to embryo sac। माने ऐसा माना जाता है कि ये embryo sac को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ऐसा हम लोग क्यों मानते हैं कि embryo sac को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? क्योंकि जो वैस्कुलर सप्लाई है, जो जाइलम और फ्लोएम का कनेक्शन है, वो embryo sac में चालाजल एंड की तरफ से होता है, और वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? वहां पे एंटीपोडल सेल हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, next heading is pollination. Next heading is pollination. Now what is pollination? How you will define pollination? Pollination का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मेटिक सरफेस। ठीक है, that is referred as pollination, and those things which are responsible for this transfer are referred as pollinating agent. Okay, right on. Pollination, it is transfer of pollen from anther to stigma. Transfer of pollen from anther to stigma, and those agents which are responsible for
this transfer are referred as pollinating agents. ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। हम पॉलिनेशन को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, कि पॉलन का सोर्स क्या है। पहला, अगर सेम प्लांट का पॉलन उसी प्लांट के उसी फ्लावर के स्टिग्मेटिक सरफेस पे लैंड करे। मान लो ये हमारा फ्लावर है, इसी का पॉलन इसी के स्टिग्मेटिक सरफेस पे लैंड करे, इसको हम लोग कहते हैं ऑटोगेमी और सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा, मान लो ये प्लांट है, एक फ्लावर यहां है, एक फ्लावर यहां है, 2 फ्लावर है, एक फ्लावर ऐसे और एक फ्लावर ऐसे, लेकिन एक ही प्लांट है। इस फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन है वो इस फ्लावर की स्टिग्मेटिक सरफेस पे ट्रांसफर हो गया, इस फ्लावर से इसके पास पहुंच गया। ठीक है, दिस इज नोन एज गिटेनोगैमी। मीन्स हियर प्लांट इज सेम बट फ्लावर्स आर डिफरेंट, वी कॉल इट गिटेनोगैमी। तो अगर हम देखें तो इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज अलग अलग फ्लावर इन्वॉल्व है, लेकिन एक ही प्लांट पे तो है, सो जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। इन गिटेनोगैमी व्हाट वी ऑब्जर्व, pollen from a flower or from an anther is transferred to another stigmatic surface of another flower present on same plant. ठीक है, it is genetically self pollination but ecologically cross pollination. तीसरा हमारा आता है जीनोगैमी। इसमें क्या है, 2 अलग अलग प्लांट हैं। ठीक है, ये 2 अलग अलग प्लांट हैं, इस प्लांट से पॉलन उड़ा, इस प्लांट पे के फ्लावर के स्टिग्मेटिक सरफेस पे गया। So when pollen from a flower on a plant transferred to stigmatic surface of another flower present on another plant, we call it genogamy or cross pollination. Third heading, types of pollination, that we will do in next class. ठीक है, okay.